ट्वेल्थ फिजिक्स, जैसे कि एटम में न्यूक्लियाई कंटिन्यू है। जिसमें कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हेडिंग डाल के वीडियो पिछले वाली बंद कर दी गई थी। तो इसका मतलब आपके पास हेडिंग पड़ी हुई है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। हेड डालने के बाद आप क्या लिखेंगे, रफ कॉपी लेके बैठे रहें, बस हाथों हाथी लिखते रहना। वीडियो खत्म होने के साथ साथ नोट्स पूरे हो जाने चाहिए और फिर फेर में दर्ज करके तुरंत मुझे सेंड करें। रदरफोर्ड gave following model of atom on the basis of alpha particle scattering experiment। उस बाद 4 पॉइंट आपको लिखना है। क्या लिखना है? पहले पॉइंट में न्यूक्लियस के लिए, दूसरे पॉइंट में एटम के लिए, न्यूक्लियस के साइज के बारे में, एटम के साइज के बारे में। तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और चौथा पॉइंट, चलिए पता चल जाएगा सिस्टम से चलोगे। राइट, नंबर 1, होल मास लिविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में एंड होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेट इन ए वेरी स्मॉल रीजन या इन्फिनिटली स्मॉल रीजन of size 10⁻⁻15 meter। ओके। नंबर 2, 10⁻15 न्यूक्लियस का होता है ना, और -10 एटम का। तो 10⁻15 से बाहर जो अराउंड स्पेस बचा 10⁻10 मीटर तक, वहां इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे होलो पार्ट में। ठीक है। नंबर 2, around nucleus electrons are distributed in region of radius 10⁻⁻10 meter। okay। Number 3, total positive charge of nucleus is equal to the total negative charge of electrons, means atom is electrically neutral। चौथा पॉइंट सुनते रहना, रिप्ले कर लेना दोबारा, और इसी फॉर्मेट में लिखते रहना जैसा मैं बोल रहा हूं। नंबर 4, प्यारे बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे एग्जिस्ट हैं वहां, यह समस्या खड़ी होगी। जब तक थॉमसन का मॉडल चल रहा था तब तक तो वो चलो धसे में थे, जैसे कद्दू के गुद्दे गुद्दे में वो बीज धसे में है, सारा मिला हुआ है। अब तो ये सिद्ध हो गया नहीं कि वो होलो है। होलो पार्ट में जहां वैक्यूम है वहां इलेक्ट्रॉन ठहरेगा कैसे? उसे तो न्यूक्लियस खींच लेगा तुरंत। प्यारे बच्चों, एक पत्थर को रस्सी से बांध के, ये रस्सी एक एंड है, ये दूसरे एंड में पत्थर बंधा हुआ है, और ऊपर कर दिया मैंने और छोड़ दिया तो निसंदेह नीचे गिरेगा, निसंदेह नीचे गिरेगा। पर इससे अगर उस पत्थर को यूं घुमाता रहूं तो टॉप पॉइंट पर आने पे नीचे थोड़ी गिर रहा है वो, तो फोर्स अभी भी लग रहा है नीचे की तरफ, पर वो नीचे की तरफ वाला फोर्स अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए वो गिर के ना चक्कर काट रहा है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हैं वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी होते तो खिंच चुके होते अब तक, रिवॉल्विंग स्टेट में। और वो जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, उन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, ये खिंचाव सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, लिसन वंस अगेन। क्या आपको नंबर 4 पे लिखना है? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन स्टेशनरी, दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके रदरफोर्ड के 4 पॉइंट लिख के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का काम हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हैंड डालना है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स,
दो ड्रॉबैक इस मॉडल के हैं। नंबर 1, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम, लिख देना। रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई कई बार बताया है कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, नो मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सीलरेटेड मोशन से चल रहा है तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन चेंजिंग स्टेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म। बस चार्ज को एक्सीलरेट होने की जरूरत है। और यहां इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काट रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, यानी एक्सीलरेटेड मोशन है। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है चारों तरफ न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन के साथ है। इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होनी चाहिए विच गिव आउट फ्रॉम देयर। और वो एनर्जी है, अर्थात इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जानी चाहिए। एनर्जी कम हो जाएगी तो रेडियस धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेट वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इस तरह से कोई भी अस्तित्व अब बचना ही नहीं चाहिए कि न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। सुनाइए बात, सुनिए अच्छी तरीके से क्या लिखना है। हेडिंग रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सिंस electrons has accelerated motion changing in direction around nucleus, so electromagnetic waves should form and give out from there, so its energy is continuously decreased, so its radius should continuously decrease and ultimately it should fall into nucleus. Okay. Number 2, regarding spectrum. Regarding spectrum, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने बहुत सारे करेंसी नोट यूं आपको यूं बांट दिए, ऐसे करके, और आपसे कहा कि आपके हाथों में क्या क्या लगा। तो आपने कहा मेरे हाथ 1 रुपया आया, मेरे हाथ 2 रुपये आए, किसी बच्चे ने कहा मेरे हाथ में 3 रुपये आए, किसी ने कहा मेरे हाथ में 7 रुपये का नोट आया, एक ही नोट बस 99 रुपीज़ का नोट आया, 90 रुपये का नोट आया, 60 रुपये का नोट आया। ये संभव नहीं। आप यही कह सकते हो कि 1 रुपये का नोट आया, 2 रुपये का नोट मेरे हाथ में आया, सर मुझे 5 रुपये का नोट मिला, सर मुझे 10 रुपये का नोट मिला, सर मुझे 20 रुपये का नोट मिला, सर मुझे 50, 100, 200, 500 और सर मुझे 2000 का नोट मिला। इन करेंसी के बीच के नंबर वाली करेंसी संभव नहीं है, बस कुछ ऐसा ही है। रदरफोर्ड ने यह तो कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और चारों तरफ एवरीवेयर कहीं भी इलेक्ट्रॉन देखने को मिल सकता है। अर्थात जब इसको एक्साइट किया जाए इलेक्ट्रॉन्स थोड़े एनर्जी एक्वायर कर लेंगे और जब बाद में एमिट करेंगे तो हर ऊर्जा का फोटोन बाहर निकलना चाहिए और स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आना चाहिए। एवरी एनर्जी फोटोन शुड बी रीच टू स्पेक्ट्रम स्क्रीन। परंतु हकीकत क्या हुई, स्पेक्ट्रम में सिर्फ सम शार्प लाइन देखने को मिली, बाकी कुछ नहीं। और शार्प लाइन ये इंडिकेट कर रही है प्यारे बच्चों कि पर्टिकुलर एनर्जी या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ही फोटोन बाहर निकले हैं, हर एनर्जी का फोटोन बाहर नहीं निकला। ओके, ये कमी है। तो क्या लिखेंगे, लिसन केयरफुली। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, इट्स स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस
but in spectrum study only sharp line are obtained on spectrum screen. It means मतलब स्क्रीन बस वहां तो इतने लिखना है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ बस खाली। इसका मतलब पर्टिकुलर एनर्जी वाले ही फोटोन बाहर निकला है, जो कि रदरफोर्ड में ऐसा कुछ है, उसके अकॉर्डिंग तो हर एनर्जी का फोटोन बाहर निकलना चाहिए था। ओके, रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम, according to Rutherford, its spectrum should be continuous, but in experiment, some sharp lines only are obtained. ये दो कमियां इसमें रहेगी। इसके बाद नील बोर ने अपने पोस्टुलेट्स दिए और रदरफोर्ड मॉडल के साथ नील बोर्स के पोस्टुलेट को मिला दिया जाए तो एक बेहतर मॉडल एटम का तैयार हो जाता है। नील बोर ने क्या कहा? नील बोर्स पोस्टुलेट्स, हैंड डाल देंगे, नील बोर्स पोस्टुलेट्स, लॉनी पोस्टुलेट्स, उसने कह दिया बस। तीन बातें उसने कही। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी कक्षा में चक्कर काट ले, यह संभव नहीं। कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही चक्कर काटने के लिए वो विवश है, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की क्या विशेषता है? उसने कहा mv लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज एंगुलर मोमेंटम। ये जो है h/2 पाई का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना यानी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए से n। इस बात को फॉलो करते हुए अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो यस, वो ऑर्बिट एग्जिस्ट है। इसने ऐसे नहीं कह दिया इसको, उसका वास्तविक मतलब यह था कि वो ऑर्बिट आर ही चलेगा जिसकी लंबाई यानी कि 2 पाई आर, पूरी एक वेवलेंथ या 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ या 4 वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ का कुछ इनटू अगर हैं, पूरी वेवलेंथ में एडजस्ट हो रही हो, वही क्लास संभव है। इसको थोड़ा मॉडिफाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो हाई स्पीड से चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन मैटर वेव्स की तरह काम करता है। इस कारण से वेवलेंथ की हमें गणना की जाती है। डी ब्राउन ने यही किया था, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू n इंटू डी ब्राउन वेवलेंथ h अपॉन mv। पिछले चैप्टर में शायद खत्म हुई थी बात, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इस mv को इस r के साथ ले आओ, mvr, और इस 2 पाई को इसमें चले जाओ, nh अपॉन 2 पाई, n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये कहा उसने, वैसे नहीं कहा। एक्चुअली उसका मतलब ये था कि उस ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकता है जो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, उसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ऐसे करें। तो नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, सुन लें ढंग से, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। और उसके नीचे फिर इसको लिख दोगे बॉक्स में। ओके, नंबर 2, चूंकि पोस्टुलेट से ऐसी काट नहीं कर सकते, उसने कहा हर एक्सीलरेटेड मोशन से EMF निकलेगी, परंतु जब ऐसी खास क्लासेस हों, ऐसी क्लासेस को स्टेबल क्लासेस कहा जाएगा या स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट।
अगर इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो कोई ईएम वेव रेडिएट नहीं करेगा, पोस्टुलेट है, क्या दिया उसने, हमेशा होता रहेगा, पर इन स्टेबल क्लास में चक्कर काटने के बाद नहीं करेगा। तो नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेबल ऑर्बिट्स देन दे डू नॉट रेडिएट ईएम वेव्स। और नंबर 3, इलेक्ट्रॉन जब बाहर से एनर्जी प्राप्त करेगा प्यारे बच्चों, तो एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरी स्टेबल ऑर्बिट में चला जाएगा, पर वहां ज्यादा समय तक नहीं रहता। 10⁻⁻8 सेकेंड ओनली इट स्टे देयर, फिर लौटना ही पड़ेगा, और लौटते हुए फिर एनर्जी रेडिएट करेगा जो कि फोटोन के रूप में बाहर निकलेगा। तो लिसन केयरफुली, थर्ड पोस्टुलेट, when electron get energy from outside it reach to higher stable orbit but stay there only for 10⁻⁸ seconds and return back and radiate the energy. If delta E is the energy difference between two orbits, two stable orbits, then from higher to lower in returning case, energy of emitted photon is E delta E is equal to h nu as well as hc upon lambda. ये 3 पॉइंट नील बोर्ड ने दिए। प्यारे बच्चों, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इस वीडियो में मैं खत्म करते करते पहले बताता हूँ क्या क्या हुआ, ताकि आप इसको अंततः ये भी देख लें, हाँ मेरे ये पॉइंट भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। आज की वीडियो का रिटर्न प्रोसेस मैंने कर दिया। क्या करेंगे, चेक रदरफोर्ड का मॉडल, उसके 2 ड्रॉबैक और नील बोर्स के 3 पोस्टुलेट, बस ये इस वीडियो में हुआ है। इसे अपडेट करके सारे ही बच्चे मुझे भेज दें, जितने ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा। ओके, गुड नाइट।